अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। साथियों, वीडियोस तो आप हमेशा देखते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होते हैं और जब कोई पढ़ा लिखा शख्स बात करे तो उनकी बात को संजीदगी के साथ सोचना चाहिए और समझना चाहिए। दरअसल इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, अबू अफ़ान फारूकी साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के ये अध्यक्ष रह चुके और मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट के जो है ये एडवोकेट हैं, लॉयर हैं। बड़ा तजर्बा रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सीधा सवाल, पहला सवाल, एजुकेशन को लेकर के हम लोग अक्सर रोते हैं, सीमांचल के लोग, कि भाई हम लोग काफ़ी पसमानदा हैं, पिछड़ा हैं। कई जो है साहब, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, सच्चर कमेटी और दीगर कौन कौन सी कमेटी आई, तमाम तर कमेटीज़ ने कहा कि एजुकेशन के मामले में हम पिछड़े हैं। एजुकेशन में पसमानदाई की वजह क्या है, इसका हल क्या है सर? बहुत बहुत शुक्रिया निहाल भाई। और आपने जो सवाल किया है वो बहुत अहम सवाल है, क्योंकि देखिए इस्लाम मजहब पूरी तरह से इन्हीं चीज़ों पर टिका हुआ है। अगर आप गौर करें तो कुरान की पहली आयत जो नाजिल हुई वो इक़रा थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। तो जिस कौम के मजहबी किताब का पहला लफ्ज़ ही है पढ़ो, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उस कौम में एजुकेशन लेवल पे सबसे नीचे पायदान पे हम खड़े हैं। खासकर सीमांचल की अगर बात करें तो सीमांचल भी इससे कहीं अछूता नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब कोई कौम अपने बारे में आगे के मंसूबे नहीं बनाती, उस कौम की यही हालत हो जाती है। सर सैयद अलैहिर्रहमा ने वक्त रहते बदलते हुए दुनिया के मिजाज को समझा, खुद इंग्लैंड का सफ़र किया, ऑक्सफोर्ड को देखा और फिर आकर हिंदुस्तान के अंदर एक जज्बे के साथ अलीगढ़ की बुनियाद डाली। और उनको ये यकीन था कि जब तक ये कौम पढ़ेगी नहीं तब तक अंग्रेज़ों से मुकाबला नहीं कर पाएगी। अंग्रेज़ों की कितनी कमियां निकाल लें, उसके खिलाफ कितनी भी फौज तैयार कर लें, लेकिन आज बदलते हुए दौर में, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में, अंग्रेज़ों का मुकाबला मुसलमान तब तक नहीं कर सकता जब तक वो तालीम याफ्ता ना हो। उसी तरह आज सीमांचल, बिहार या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो बदहाली है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने अपने आप को मज़हब के तमाम तालीमात के बावजूद भी तालीम से दूर कर लिया। हुजूर फरमाते हैं, सीक नॉलेज फ्रॉम क्रिडल टू ग्रेव, यानी पालनी से लेके आप अपने कब्र तक नॉलेज हासिल करते रहें। लेकिन उस कौम की हालत ये है कि हम तालीम से दूर हो गए। इसकी बड़ी वजह आप एक ये भी समझ लें कि तमाम मिडिल ईस्ट के और एशिया के ममालिक आज़ाद हुए 47-48 के आसपास। सबसे देर से आज़ाद होने वाले कंट्रीज़ में सिंगापुर वगैरह हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए तालीमी मंसूबे को इतने मजबूती से इम्प्लीमेंट किया, वर्ल्ड क्लास तालीम उन्होंने अपने कौम को दी और आज वो दुनिया के नक्शे पे एक चमकता हुआ मुल्क है। अगर इस मुल्क के अंदर मुसलमान के लिए अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो मुसलमान के लीडरान, मुसलमान के तजुर्बेकार लोग, मुसलमान का इंटेलेक्चुअल तबका, ये भी इसका कसूरवार है। सच्चाई तो ये है कि जिस इलाके में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, आए दिन हम सुनते हैं कि सियासी लीडरान में कोई लौह पुरुष के नाम से खुद को पुकारते हैं, कोई विकास पुरुष के नाम से अपने आप को खुद को पुकारते हैं, कुछ आदमी तालीम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन कोचाधामन, जो किसी एक ज़माने में सिर्फ सोनता हाई स्कूल की वजह से 5-7 यूपीएससी के स्टूडेंट दिया करते थे, उस कोचाधामन की हालत यह है कि आज 2025 में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी विमेन कॉलेज नहीं है, एक भी बीएड कॉलेज नहीं है, कोई भी एक संस्था कोचाधामन के अंदर नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे लीडरान ये कहते हुए नहीं थकते कि हमने इतना काम कर दिया है कि हम गिना नहीं सकते। एएमयू का जिक्र कर रहे थे हम लोग और सर सैयद अहमद खान की हम बात कर रहे थे। सर सैयद अहमद खान साहब जब एएमयू की बुनियाद रख रहे थे और वो अंग्रेजी की तालीम को फ़रोग देने की बात कर रहे थे, तो तब हमने सुना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है साहब उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि हमारे बच्चों को जो है अंग्रेज़ बना देंगे और वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने करके दिखाया और आज अंग्रेजी हम सबकी बुनियादी ज़रूरत बन गई है। अब वो फ़ान फारूकी साहब, आपने बुनियादी तालीम से लेकर आला तालीम तक अलीगढ़ से हासिल की, समाज को क्या दिया? देखिए, अलीगढ़ में जाने का पहला मकसद ही यही होता था कि सर सैयद ने कभी नहीं ये चाहा कि हम यहाँ से ब्यूरोक्रेट तैयार कर दें या वैसे लोग तैयार कर दें जो अपनी ज़िंदगी तक खुद को महदूद रखें। अलीगढ़ की मंशा ही यही थी कि यहाँ से हम ऐसे तलबा तैयार करें जो अपने फील्ड में जाकर लीडरशिप का रोल अदा करे, जो अपने फील्ड में जाए, अपने लीडरशिप के तौर पर पूरे इलाके को, पूरे समाज को उसका फ़ायदा पहुँचाए। अलीगढ़ से निकलने 2011 के आसपास मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बना। अल्लाह जन्नत नसीब करे मरहूम सांसद मौलाना इसहाकुल्लाह कासमी साहब को
ये ऐसी शख्सियत थे कि अलीगढ़ के सेंटर का नाम जो आप किशनगंज में सुनते हैं, इसमें बहुत कलीद रोल उस शख्स का था। क्योंकि मुझे खूब याद है कि जब मैं वहाँ स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, 3 सेंटर बनने थे, एक मल्लापुरम में, एक मुर्शिदाबाद में। मल्लापुरम से हमारे वाइस चांसलर हुआ करते थे, मुर्शिदाबाद में प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और तीसरा सेंटर कटिहार में बनना था। तारिक अनवर साहब की ख्वाहिश थी कि वो कटिहार में बने। ये मौलाना की कोशिश थी कि इसको किशनगंज लाया जाए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बना, तो ये बात बहुत आसानी से हमारे वाइस चांसलर समझ लिए, और हम लोगों ने यही बात कही कि चूंकि बागडोगरा से करीब है तो आसानी से आना जाना सेंटर्स के लोगों के लिए आसानी होगी। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन अगर मैं कहूँ अलीगढ़ जाने का, तो मुझे लगता है कि हमारी वजह से तो नहीं, लेकिन अल्लाह चाह रहे थे, मुझे जरिया बनाया शायद, कि उस वक्त मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था और ये फैसला बहुत आसानी से लिया जा सका कि एमयू का सेंटर यहाँ बने। फिर आपने देखा होगा कि सेंटर की जमीन देने के लिए सरकार ने बहुत आनाकानी की, और आजादी के बाद इतनी बड़ी तहरीक किशनगंज और सीमांचल की सरजमीन पे किसी ने नहीं देखा कि लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने अलीगढ़ के सेंटर की जमीन के लिए सरकार को मजबूर कर दिया, और नीतीश कुमार को झुकना पड़ा, और झुककर 1 साल के अंदर अंदर ये जमीन देनी पड़ी। लेकिन बहुत अफसोस होता है कि आज जब सेंटर की तरफ जाता हूं और वो खाली जमीनें देखता हूं, तो बहुत अफसोस होता है कि ये हमारी बदनसीबी ही नहीं बल्कि हमारी बड़ी नाकामी है कि अलीगढ़ के सपने को आज तक हम साकार नहीं कर सके। मौलाना इसराउल हक कासमी ने जितनी मेहनत की थी उसको हम साकार नहीं कर सके, और वो सियासत के नजर हो गई। फिर मैं अपना दूसरा पहलू आपको जिंदगी का बताऊं कि जब मैं अलीगढ़ से निकलकर दिल्ली पहुंचा, तो दिल्ली में उस जमाने में 2012 में आपने देखा होगा कि मुल्क के अंदर एक अजीब व गरीब खतरनाक माहौल बनाया जा रहा था, जहां मुसलमान नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जामात में जेलों में भेजा जा रहा था। उनकी तरफ से बात करने वाला कोई नहीं था, अदालतों में उनके लिए वकील नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे वक्त में APCR एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभर कर आई, जिसमें महमूद पराचा साहब बहुत मशहूर नाम है, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के तहत ऐसे तमाम मुल्जिमों की मदद करने की कोशिश की। अब मैं भी उसमें शामिल रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज को फिर मुनज़्ज़म तरीके से अरशद मदनी साहब ने अपने कंट्रोल में लिया, और आज भी वो मुहिम चलती जा रही है कि जहां कहीं मजलूमों को फंसाने की कोशिश की जाती है, ये तंजीम आगे आती है, उनकी मदद करती है, और इस तरह के लीगल मसलों पर वो अपनी राय देती है। आपने बात की कोचा धमन की, आपने कहा यहाँ BEd कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज नहीं, हालांकि पूरे जिले में नहीं है, पूरे किशनगंज में नहीं है। अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बैकग्राउंड में जनसुराज का बैनर लगा है, और आप भी जो है जनसुराज से मुंसलिक हैं, और आप ताल ठोक कर बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी, ऐतिहासिक बदलाव लाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। हाउ कैन इट पॉसिबल? है, मुमकिन है? देखिए, उम्मीद कहा जाता है कि नाउमीदी कुफ्र है, लेकिन जिस मुल्क में हम पैदा हुए, और खासकर बिहार जिस शूबे में हम पैदा हुए, और उस पर से भी सीमांचल जहां से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ की GDP पूरे हिंदुस्तान की सबसे कम GDP है। यानी एक दिन में एक आम आदमी जो पैसा कमाता है, वो सबसे कम बिहार में सीमांचल के लोग पैसा कमाते हैं। सबसे ज्यादा पलायन यहाँ से होता है, फोर्स माइग्रेशन जिसको कहते हैं, यानी कि नौकरी की कमी की वजह से दूसरी जगह जाके नौकरी करना। और यही नहीं, बल्कि आप अक्सर और बेशतर अपने घरों में देखते होंगे कि अभी दुल्हन की मेहंदी के हाथ में कभी फीके भी नहीं पड़ते हैं, उससे पहले दूल्हे को अपनी दुल्हन को छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसे दर्दनाक मंजर में अगर हम ये उम्मीद करना भी छोड़ दें कि ये हालात बदल सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी मुर्दा दिली होगी और हमारी बेबसी की आखिरी मिसाल होगी। ऐसी सूरत में मैं बहुत पुरुम्मीद हूं कि अगर किसी शख्स ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, WHO वगैरह में काम किया, पूरे दुनिया के निज़ाम को समझने के बाद ये हौसला किया है कि अगर मुल्क में तरक्की हो रही है तो उस तरक्की का हिस्सेदार बिहार को भी होना चाहिए, उसका भागीदार सीमांचल को भी होना चाहिए, तो ऐसे शख्स के साथ मुझे ज़रूर कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। क्योंकि बिहार के अंदर 2 ही हुकूमतें अब तक काम करती रही है। उन 2 हुकूमतों ने 40 साल में अगर बिहार को नहीं बदला, तो मुझे ये बताइए कि क्या वजह है कि मैं फिर दोबारा उन्हीं हुकूमतों के पीछे खड़े हो जाऊं और उम्मीद करूं कि ये लोग बिहार को बेहतर। आपने कही, आपने कहा कि भाई यहाँ के जो भी नौजवान हैं, उनका जो है मेहंदी, हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखती है, और उनको जो है पलायन करना होता है। और ये पॉलिटिकल डायलॉग जो है आपसे पहले भी कई नेताओं से मैंने सुना है, लेकिन विडंबना ये है कि साहब हालात भले ही ना बदले, लेकिन नेताओं की हालत तो बदल जाती है ना। कल तक जो साइकिल और बाइक पे चलते थे, स्कॉर्पियो में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन जनता जस की तस हालत है।
देखिए, तमाम लोग जो भी सियासत की दुनिया में आते हैं, यकीनन एक हौसले के साथ आते हैं, एक अज़्म के साथ आते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन सियासत में किरदार बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप किरदार से खुद को साबित नहीं कर पाएंगे, तो पूरी ज़िंदगी मंज़िल-ए-मक़सूद तक नहीं पहुँच पाएंगे। लोग अगर 5 साल का वक़्फ़ा आपको देते हैं, तो यही सोचकर देते हैं कि आप समाज को बेहतर कर पाते हैं या अपनी ज़ाती ज़िंदगी बेहतर करते हैं। आपने सैकड़ों ऐसे लीडरान को देखे होंगे, जो 5 साल में अपनी ज़ाती ज़िंदगी बेहतर कर लिए, लेकिन समाज ने उनको नकार दिया। कहने को वो और बड़े होते चले गए, लेकिन अगली दफा वोटों की गिनती में वो और छोटे होते चले जा रहे हैं। तो जो लोग भी अपने कथनी और करनी में फर्क रखेंगे, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो कथनी और करनी को बदलने के लिए अबू अफ़ान फारूकी साहब जैसे लोगों को सियासत में आना चाहिए। देखिए, सियासत तो मजबूरी है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, ये तो मजहब का उसूल रहा है। दिक्कत यह है कि अच्छे लोगों की तलाश हमारी मुहिम है, सियासत करना जनसुराज की मुहिम कभी नहीं रही है। और मैं भी ये समझता रहा हूं, हमारी इस्लाम की तालीमात भी यही रही है कि जब तुम में से कोई 2 शख्स भी अगर सफर को निकलो, तो किसी एक को अपना इमाम चुन लो, हुजूर फरमाते हैं। और वो कौम जो यहाँ तकरीबन बिहार में 2.5 करोड़ की आबादी में है, आप हमको बताइए 2.5 करोड़ वाले इस स्टेट में आपके कितने लीडरान हैं? इस बात को मैं आगे बढ़ाता हुआ ये कहूंगा कि 2.5 करोड़ आप वोट देते हैं और 2.5 करोड़ के एवज में आप सिर्फ 19 लोग असेंबली में जा पाते हैं। 18% आपकी आबादी है, ऐवानों में 243 की उस पूरे ऐवान में आपको होना चाहिए 42-43, आप सिर्फ 19 जीत कर जाते हैं। आपको कभी इसकी फिक्र नहीं रही है। आपको तो कोशिश ये करनी चाहिए थी कि कैसे हम 43 पहुंचे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन हमने कभी इसकी पहल नहीं की, इसलिए हमारी हालत इतनी बदतर है। अबू अफ़ान फारूकी साहब को आने वाले चुनाव में एज ए कैंडिडेट हम देख रहे हैं। देखिए, कैंडिडेट बनना और कैंडिडेट घोषित हो जाना, ये घुमा घुमा के जवाब नहीं दिया, सीधा जवाब। देखिए, मैं बहुत सीधे तौर पे आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब आप किसी पार्टी के डिसिप्लिन में आ जाते हैं, तो फिर ये पार्टियां तय करती है कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन नहीं इलेक्शन करे। जब इलेक्शन आपको पार्टी नॉमिनेट कर देती है, पार्टी घोषित कर देती है, तब आप किसी को कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि मैं इस एजेंडे को लेकर घर घर तक जाने को तैयार हूं। अपनी जिंदगी का कीमती वक्त निकालकर हर आदमी को बताना चाहता हूं कि यही वक्त है बदलाव का। अगर आप अपनी पुरानी जिंदगी से खुश नहीं हैं, आपको लगता है बेहतर होना चाहिए बिहार, तो ऐसे में आप सिर्फ मूक दर्शक बनकर अपने घरों में कैद न रहें, बल्कि नए तजुर्बात के साथ खड़े रहें और उम्मीद करें कि एक बेहतर बिहार निकल। आपने शुरुआत में ही कोचा धवन का जिक्र किया और आपने बताया कि एजुकेशन के सेक्टर में बहुत काम करने की जरूरत है। मेरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या अबू अफ़ान फारूकी साहब को पार्टी मौका देती है तो इलेक्शन लड़ेंगे, अवाम की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे? अवाम अगर जिताती है तो वो कौन से इश्यूज हैं, वो कौन से मुद्दे हैं आपको लगता है कि मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक हुआ नहीं, आपको मौका जनता देती है तो आप करेंगे?